नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और भारत में उत्तरी क्षेत्र में फैली। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार समझा और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। उसके बाद कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई और इसी के बाद 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। दोस्तों, यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहला स्थल हमें हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि इस काल में या इस कालखंड में लोगों ने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसे की बात करें तो इस सभ्यता में कांसे का उपयोग भी होने लगा था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके सर्वाधिक स्थल जो हैं वो सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास ही मिले हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमोत्तर भाग में। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। सबसे पहले जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जिसका जिले का नाम है मांटगोमरी, वहाँ स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता का अन्वेषण प्रारंभ किया था। दोस्तों, अन्वेषण का अर्थ होता है खुदाई करना। हड़प्पा सभ्यता के जो वृहद स्थल हैं उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा प्रमुख हैं। इनमें से ये 3 शुरू के पाकिस्तान में हैं और राखीगढ़ी और धौलावीरा ये भारत में स्थित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। दोस्तों, यदि बात करें इस सभ्यता के विस्तार की, तो सिंधु घाटी का जो क्षेत्रीय है वो आकृति त्रिभुजाकार है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन बाद में जब इसमें स्थल मिलते गए तो ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ माना गया है। दोस्तों, इसके यदि हम विस्तार की बात करें तो ये पूरब में आलमगीरपुर यूपी में स्थित है, मेरठ में, और यहाँ से लेके पश्चिम में सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान में है, यहाँ तक 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है और सुतका गेंडोर दाश नदी के किनारे है। उत्तर की यदि बात करें तो चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ से दक्षिण तक जो दायमाबाद या महाराष्ट्र में स्थित है दायमाबाद, जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक फैली हुई है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के स्थल में हमें जो प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, वहाँ पर हमें कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है और किसके खोजकर्ता कौन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो दोस्तों, हड़प्पा ये पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। 1921 में पहली बार इसकी खोज हुई थी और यहाँ से जो हमको मिला है वो अन्नागार और
कब्रिस्तान मिले हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये लारकाना पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। 1922 में इसकी खोज हुई थी और यहाँ से हमें पशुपति, नर्तकी और स्नानागार मिले हैं। स्नानागार कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। चान्हुदड़ो सिंध में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता एनजी मजूमदार और वर्ष है 1934 और यहाँ से हमें मिला है मनके बनाने का कारखाना। अगला है कालीबंगा, ये राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे और इसके खोजकर्ता हैं बी लाल व बी के थापर और इसका खोजने का जो वर्ष था वो था 1960-61 और यहाँ से हमको मिलता है जुता हुआ खेत और अग्निवेदिका। अगला है रंगपुर, ये गुजरात में स्थित है, भादर नदी के किनारे। खोजकर्ता रंगनाथ राव और सन है 1953-54 और यहाँ से हमें मिले हैं चावल की भूसी। दोस्तों अगला स्थल है लोथल, ये गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता रंगनाथ राव और वर्ष है 1955-62। यहाँ से हमें बंदरगाह, युग्म शवाधान आदि मिले हैं। अगला है बनावली, ये हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, वर्ष है 1973-74 और यहाँ से हमें मिट्टी का खिलौना और हल और जौ की प्राप्ति हुई है। अगला है दोस्तों सुरकोटदा, गुजरात में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। जगपत जोशी खोजकर्ता हैं, दिनांक समय 1964 और यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष और कलश और शवाधान प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ के सामाजिक जीवन की, तो यहाँ का सामाजिक जीवन कुछ इस प्रकार था कि जो समाज की इकाई थी वो परिवार थी। मोहरों पर अंकित चित्र और मातृदेवी की पूजा से यह स्पष्ट होता है कि यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? मातृ सत्तात्मक। समाज में कृषक, शिल्पकार व मजदूर वर्ग को सामान्य जन समझा जाता था, जबकि पुरोहित, अधिकारी, व्यापारी व चिकित्सक को विशिष्ट जन माना जाता था। यानी कि ये लोग बड़े सामान्य वर्ग से ऊपर माने जाते थे। वस्त्रों की बात करें तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र प्रचलित में थे और आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करती थी। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलन में थे। मनोरंजन की बात करें यदि, तो पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार तीनों विधियां प्रचलित थीं। दोस्तों पूर्ण समाधिकरण में जो होता था, इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण की यदि हम बात करें तो आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि इसमें जो पशु पक्षियों के खाने के बाद जो शेष भाग बचता था उसे भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरा आता है दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता था कि इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद जो इसके जो राख बचती थी उसे मिट्टी के बर्तन में रखकर दफना दिया जाता था। लोग यहाँ के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही टाइप के थे। इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग के उपयोग होता था। निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। दोस्तों बात करते हैं यहाँ के आर्थिक जीवन की। तो मुख्य व्यवसाय यहाँ कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी था। लकड़ी के हल का प्रयोग, कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल्के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। यानी कि आप जैसे आपको कुछ धन तो होता नहीं था उस समय, तो क्या करते थे, जैसे मुझे अगर कुछ चीज़ खरीदनी है तो मैंने कुछ
किलो गेहूँ दे दिया उनको या कुछ उसके बदले में उनसे कुछ दूसरी वस्तु आप ले ली, तो ये कहलाता है वस्तु विनिमय। और मुख्य व्यापारिक केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि ये इनके मुख्य व्यापारिक केंद्र थे। विश्व में चांदी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। कहाँ पाई गई? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार दिलमन बहरीन में स्थित है, मेलुहा हड़प्पा में और मक्कन जो मकरान में स्थित है, यहाँ के व्यापारी यहाँ व्यापार करते थे। प्रमुख उद्योग की यदि हम बात करें तो वस्त्र निर्माण और अन्य उद्योग देखेंगे तो बुनाई, मुद्रा निर्माण, धातु निर्माण, ईंट निर्माण, मूर्ति आदि ये यहाँ के अन्य उद्योग थे। तौल की इकाई 16 के गुणज में विभाजित थी। लोहे का ज्ञान यहाँ के लोगों को नहीं था और जो कांस्य धातु का इस्तेमाल करते थे, तांबे और टिन को मिलाकर ये एक धातु बनाते थे कांस्य से, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, बताया था पीछे। और ये जो लोग कच्चा माल खरीदते थे वो कहाँ से क्या क्या खरीदते थे ये देख लीजिए। चांदी और टिन ये खरीदा जाता था ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, बलूचिस्तान से भी खरीद आता था। सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से, सीसा ईरान से, लाजवर्द जो एक नील रत्न टाइप का होता है ये मेसोपोटामिया से या बदख्शां अफगानिस्तान से, गोमेद शंख को बोला जाता है और ये आता था सौराष्ट्र से। दोस्तों यदि यहाँ के धार्मिक जीवन की बात करें तो देखेंगे कि इस सभ्यता के लोग मातृदेवी, पशुपतिनाथ, वृक्ष प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ों से प्राप्त मूर्ति जिसमें एक मोहर पर 3 मुख वाला पुरुष, दोस्तों ये याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में पूछ लेता है कौन कहाँ पर बैठा है। ध्यान की मुद्रा में बैठा है। इसके बाईं ओर भैंसा और गैंडा तथा दाईं ओर हाथी और व्याघ्र यानी कि बाघ तथा नीचे एक हिरन का चित्र बना हुआ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। धरती को उर्वरता की देवी कहा गया है, इसकी पूजा होती थी। उसी प्रकार जिस प्रकार मिस्र में नील नदी की देवी की पूजा होती थी जिसका नाम था आइसिस। लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था, लेकिन मंदिर के कोई हमको प्रमाण यहाँ से नहीं मिलते हैं। कोई भी अवशेष हमें मंदिर का यहाँ से नहीं मिलता है। ताबीज, स्वास्तिक, श्रृंग, बैल, कांस्य, नर्तक आदि धार्मिक मान्यता के प्रतीक थे। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। दोस्तों यहाँ की जो मुख्य विशेषता थी वो थी नगर नियोजन। नगर नियोजन की हम बात करें तो देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर नियोजन व्यवस्था एवं जल निकासी की व्यवस्था थी। नगर के ऊंचे भाग को दुर्गटीला तथा निचले भाग को निचला नगर कहा जाता था। नगर नियोजन जाल पद्धति पर आधारित था। दोस्तों ग्रिड पद्धति होती है, जैसे ये इस प्रकार से बने रहते थे घर सिस्टमैटिक ढंग से। ये मुख्य सड़क हुआ करती थी और ये यहाँ पर घर हुआ करते थे लोगों के इस साइड, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति। भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। एकमात्र 3 भागों में विभाजित नगर था धौलावीरा, दुर्ग, मध्य और निचला। एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार हमें ईंटें प्राप्त हुई हैं वो है चान्हू दड़ो। भवन पक्की ईंटों से बने थे। ईंटों का आकार 4:2:1 में था, यानी कि 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से नगर की प्रमुख सड़क प्रथम सड़क कहलाती थी। मोहनजोदड़ों से विशाल स्नानागार और धार्मिक अनुष्ठान हेतु हमें स्थल प्राप्त हुए हैं।
मुहरे एवं लिपि। दोस्तों इस सभ्यता की यदि हम मुहरे और लिपियों की बात करें तो लिपि तो पढ़ी नहीं गई है आज तक। वर्गाकार मुहरें सर्वाधिक प्रचलित थीं। मुहर बनाने में सेलखड़ी का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था। फारस की मुहरें लोथल से, बेलनाकार मुहरें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। मुहरों पर देवी देवताओं और पशुओं की आकृतियाँ मिली हैं। मुहरों पर अधिकतर एक श्रृंगी पशु का चित्र मिलता है। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सर्वाधिक मुहरें हमें जो मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सबसे ज़्यादा मोहरें जो हमें मिली हैं मोहनजोदड़ो से मिली हैं। हड़प्पा की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक थी तथा ये दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। इसे बोस्त्रोफेदन विधि कहा जाता है। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह एवं 400 अक्षर थे। दोस्तों जो ये लिपि थी इसमें अधिकांश जो चित्र मिले हैं वो हमको यू आकृति के और मछली की आकृति के चित्र मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से। ऐसे अधिकांश चित्र हमको इस प्रकार से मिलते हैं। इसे ही बोस्त्रोफेदन विधि कहा जाता है। सभ्यता के विनाश की यदि हम बात करें तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इस सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। इन्होंने इस सभ्यता के पतन का कारण बताया है बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण। जॉन मार्शल, इन्होंने पतन का कारण बताया है बाढ़, जो सर्वाधिक मान्य भी है जॉन मार्शल का। ऑरेनस्टाइन है, इन्होंने जलवायु परिवर्तन को कारण बताया है पतन का। जॉन मार्शल हैं, इन्होंने प्रशासनिक शिथिलता बताई है पतन का कारण। कैनेडी है, इन्होंने बताया है प्राकृतिक आपदा। तो दोस्तों ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं आपको इस से संबंधित क्वेश्चंस आंसर का एक टेस्ट भी लूँगा और आप देखना कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।